नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो चलते ऑटो में 500 मीटर तक घसीटता ले गया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की छात्रा कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में खड़े ऑटो ड्राइवर ने उस पर गंदे कमेंट्स किए। जब छात्रा ने ऑटो वाले का विरोध किया तो उसने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। जब लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ऑटो चला दिया। लड़की 500 मीटर तक घसीटती चली जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरकार उसे बीच रास्ते छोड़कर ऑटो वाला भाग जाता है। ये घटना शुक्रवार सुबह 6:15 की है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर कटी काडाला उर्फ राजू अब्बाई को गिरफ्तार कर लिया है। नवी मुंबई के दीघा से गिरफ्तार अब्बाई का ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है। जंगल का शिकारी और शहर में बसेरा, लोगों के बीच दहशत है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस पैंथर को देखिए। शिकार की तलाश में जंगल का ये शिकारी शहर की कॉलोनियों में घूम रहा है। पैंथर के मूवमेंट की तस्वीर राजधानी जयपुर की जगतपुरा स्थित पाम कोर्ट कॉलोनी की है। इस पैंथर को शुक्रवार की रात कॉलोनी की सड़क पर घूमते हुए देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की मूवमेंट देखकर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन देर रात तक वन विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। रात भर कॉलोनी वासी दहशत में रहे। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में दूसरी बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पहली बार पैंथर ने एक घर से डॉग का शिकार किया था। इस बार भी पैंथर के मूवमेंट होने पर सोसाइटी की ओर से कॉलोनी वासियों को सूचना कर घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई थी। इस तरह आए दिन कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से लोगों की जान को भी खतरा बना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग की ओर से कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोग रात भर दहशत के साए में रहे। पाली नगर परिषद सभागार कक्ष में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे नगर परिषद सभागार को चपेट में ले लिया। 3.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचना दी, लेकिन दमकल करीब 45 मिनट देरी से पहुंची। तब तक आग ने पूरे सभागार को चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए नगर परिषद रीको की 1 दर्जन गाड़ियां लगी। करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय पहुंचने की वजह से नगर परिषद के कई जरूरी दस्तावेज आग के हवाले होने से बच गए। नगर परिषद सभागार में आग लगते ही सभी दस्तावेजों को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया। आग बुझाने में इसलिए भी देरी हुई कि नगर परिषद की दमकलें 45 मिनट देर से पहुंची, तो परिषद भवन में लगा फायर सिस्टम भी पूरी तरह फेल साबित हुआ। बिजली के तार के संपर्क में आते ही धू धू कर जला ट्रक। सड़क पर आग का गोला बने ट्रक की तस्वीरें जोधपुर से आई हैं। देचू थाना इलाके के सेतरावा गांव में बन रही सड़क के लिए कंक्रीट ला रहा ट्रक अचानक नीचे लटकते बिजली के तार को छू गया। बस क्या था, ट्रक में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। देखते ही देखते आग ने ट्रक को अपनी आगोश में ले लिया और ट्रक धू धू कर जलने लगा। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद सड़क निर्माण के लिए लाए गए पानी के टैंकर से पानी डालकर आग को काबू में किया गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते झूलते तार हादसों का सबब बने हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद में है। आवाज म्यूट कर लेना, वीडियो में गाली गलौज की आवाज आ रही है। राजधानी जयपुर से सटे चौमू कस्बे में अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने पालिका कर्मियों पर हमला करने की कोशिश भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक गाली गलौज करते हुए पालिका कर्मियों पर पेचकस से हमला करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को पालिका कर्मी थाना मोड़ के पास मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने गए थे। इस दौरान एक दुकानदार उनसे उलझ गया और हाथापाई पे उतर आया। तभी दूसरे युवक ने पेचकस से हमला करने की कोशिश की और मारने की धमकी भी दी।
वहां मौजूद अन्य लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस मामले में पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवेंद्र जिंदल ने बताया कि घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में किसी भी पालिका कर्मी ने उन्हें रिपोर्ट या शिकायत नहीं दी है। किन परिस्थितियों में ये पूरा मामला हुआ ये कहा नहीं जा सकता। अगर कोई शिकायत आती है तो मामले पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर आए दिन तालेबंदी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। बाड़मेर जिले के सिंधासवा हरनियान गांव में भी छात्रों ने स्कूल को तो ताला लगा दिया और गांव के अंदर आने वाले सारे रास्ते जाम कर दिए। दरअसल स्कूल में शिक्षकों की कमी से छात्रों में गहरी नाराजगी है। लंबे समय से शिक्षा विभाग से गुहार लगाने के बावजूद कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए। आखिर छात्र कब तक चुप बैठते? उनका गुस्सा फूट पड़ा और कर दी स्कूल में तालाबंदी, जाम कर दिया रोड। स्कूल के प्रधानाचार्य का भी कहना है कि उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने पहले जनसुनवाई में बात रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज होकर स्कूल पर ताला लगा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर भी एक्टिव हो जाते हैं, चाहे मिठाइयाँ हो या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर घी, तेल या मसाले पाउडर। प्रदेश में मिलावट का काम तेजी से हो रहा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट इतने शातिर तरीके से की जाती है कि शुद्ध और मिलावटी खाद्य पदार्थ का आसानी से पता लगा पाना मुश्किल होता है। ज्यादातर मामलों में मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेहत पर असर बहुत जल्दी नहीं दिखता। इसके अलावा मिलावटी खाद्य पदार्थों को आसानी से पहचानना भी मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे ये मिलावटी खाद्य पदार्थ सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार मिलावट वो धीमा जहर है जो गंभीर बीमारी में बदल जाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से लीवर, हार्ट और ब्रेन पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले केमिकल गंभीर रोग का कारण बन सकते हैं। बात करते हैं तो कई ऐसे केमिकल्स हैं मावे के अंदर, यूरिया से सिंथेटिक दूध का सेवन करना, सिमिलरली मसालों के अंदर मिट्टी का सिमिलर कलर की उसका केमिकल का यूज़ करना, उनके कलर को नेचुरल कलर देना, ये कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर अडल्ट्रेशन की पूरी संभावना रहती है। अलवर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ सनातन रीति रिवाज के साथ एक बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक अलवर में अस्पताल में इलाज के दौरान एक बंदर की मौत हो गई। इसके बाद युवाओं ने हिंदू रीति रिवाज से बंदर की शव यात्रा निकाली। बैंड बाजे के साथ रथ सजाकर बंदर की शव यात्रा निकाली गई, जो एनईबी घाट पहुंची, जहां बंदर का दाह संस्कार किया गया। बताया जाता है कि नीमराना में करंट लगने से एक बंदर गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसे इलाज के लिए अलवर लाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मोहल्ला प्रताप बास के निवासियों ने फूल मालाओं से सजाकर उसकी अर्थी को ठेला पर रखा और अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया गया। इस शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आने वाले मंगलवार को भंडारा भी किया जाएगा। बजरंगबली महाराज है हमारे, और हमारे जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा कलयुग के देवता है। मीटिंग बैठेगी तो उसमें हो सकता है आगामी मंगलवार जो आएगा उसमें भंडारे का भी आयोजन किया जाए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी बड़े आराम से होती है। शराब के धंधेबाज नई नई तरकीब लगाकर तस्करी का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इसी बीच बेगूसराय जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए कब्रिस्तान में ही शराब का ठिकाना बना दिया। बताया जाता है कि साहेबपुर कमाल में लोगों को कुछ शक हुआ तो उन लोगों ने एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान लोगों को भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस शराब माफियाओं की करतूत देखकर हैरान रह गई। जिस जगह से शराब बरामद की गई है वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आप खुद शराब माफियाओं की तस्करी की टेक्निक देखिए। कब्रिस्तान में गड्ढा कर टिन के कंटेनर में शराब की बोतलें छिपाई गई हैं। इतना ही नहीं, शराब की कई बोतलें जमीन में भी गड़ी बरामद की गई हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में भी बारिश तबाही मचा रही है। देवरिया जिले में भी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। जिले की राप्ती, गौरा,
घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सिंचाई विभाग के कई तटबंध ओवरफ्लो हो गए हैं। सबसे खराब हालत बरहज तहसील क्षेत्र की है, जहां 3 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। तो वहीं बरहज तहसील मुख्यालय भी जलमग्न हो गया है। इसके अलावा रामजानकी मार्ग पर 2 फीट पानी भरा है, जिससे बड़हलगंज जाने वाले मेन रोड से आवाजाही पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। बाढ़ के पानी से कई घर और मकान जलमग्न हो गए हैं, साथ ही खेतों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। इसके अलावा पशुओं के चारे का भी संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही जिले के 43 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पिछले 3 दिनों से बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का संकट बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की वजह से गर्रा नदी में आई बाढ़ की वजह से सुभाष नगर इलाके के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर चुके हैं। वहीं पानी से घिरे घरों में रह रहे लोगों को पीने के पानी तक नसीब नहीं हो पा रहे। यही नहीं, प्रशासन ने इस इलाके की बिजली भी काट दी है। शहर के पर्यटन स्थल हनुमत धाम मंदिर के प्रांगण में भी पानी भर चुका है, जिसके चलते श्रद्धालुओं का आवागमन बंद हो चुका है। शाहजहांपुर में 3 साल बाद गर्रा और खन्नौत नदियों में बाढ़ आई है, जिसके कारण हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार सुबह प्रकाशम बैराज में पहली बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। कृष्णा नदी के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि 4.07 लाख क्यूसेक की दर से अतिरिक्त पानी बैराज से समुद्र में छोड़ा गया है। कृष्णा जिला कलेक्टर पी रंजीत बाशा ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और कहा कि सुबह से बाढ़ का जलस्तर 3.97 लाख क्यूसेक से बढ़कर 4.07 लाख क्यूसेक हो गया है। जिले में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की आशंका है, जिसे देखते हुए जिले के अधिकारियों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को बाढ़ राहत सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृष्णा, गुंटूर, परनाडु, बापटला और एनटीआर जिलों में नदी के किनारे बसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि वो बाढ़ वाली जगहों, पुलिया और पुलों को पार न करें। सोशल मीडिया पर आए दिनों कई वीडियो वायरल हो जाते हैं। खास तौर पर देसी जुगाड़ वाले वीडियो पर लोगों की खास नजर रहती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लड़के के सीट पाने के जुगाड़ को देख लोग हैरान हो गए हैं। ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रही एक क्लिप में एक लड़का भीड़-भाड़ वाले ट्रेन के डिब्बे में जाने के लिए हैंड रेस्ट की मदद से सहजता से झूलता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लड़के को देसी स्पाइडरमैन कह रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को गौरांग भरद्वाज नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया। छोटी क्लिप में कई लोगों को एक ट्रेन के फर्श पर लेटे हुए देखा जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले डिब्बे को पार करने के लिए लड़का हैंड रेस्ट की मदद से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लड़के का जुगाड़ साथी यात्रियों को भी हैरत में डाल रहा है। श्रीनाथ जी की नगरी में बिखरेगी सांस्कृतिक छटा। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के अनावरण के पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विश्वास स्वरूपम के अनावरण और राम कथा महोत्सव में देश के कई सुप्रसिद्ध भजन गायक अपने सुरों से इसे भव्यता प्रदान करेंगे। तत्पदम संस्थान की ओर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लोकार्पण के लिए विश्वास स्वरूपम अनावरण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत मुरारी बापू के श्रीमुख से 9 दिवसीय रामकथा के रूप में भक्ति सरिता प्रवाहित होगी। वहीं 2 नवंबर को गुजराती कॉमेडी नाटकों के किंग सिद्धार्थ रांडेरिया अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि 3 नवंबर को नए अंदाज में भक्ति गीतों का जादू बिखेरकर दर्शकों को झूमने पर विवश करने वाले बाबा हंसराज रघुवंशी अपनी शिव भक्ति की प्रस्तुति देंगे, जबकि 4 नवंबर को देश के व्याख्यातनाम कवि विश्वास स्वरूपम काव्य धारा को प्रवाहित करेंगे। 5 नवंबर को भारतीय पार्श्व गायक कैलाश खीर अपनी सुर लहरिया बिखेरेंगे। नवरात्र के दौरान तो देश भर में गरबे की धूम रहती ही है। इस दौरान लोग मां की पूजा के साथ साथ गरबा भी खेलते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में नवरात्र के बाद भी गरबे की धूम देखने को मिली। पारंपरिक परिधानों में सजे युवक और युवतियां गरबा खेलते नजर आए।
मौका था चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित दशहरा मेले का। रावण दहन के साथ ही चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने दशहरा मेला आयोजित किया, जिसमें अलग अलग दिन नृत्य, संगीत, भजन संध्या के अलावा स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए गरबा डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित गरबा डांडिया प्रतियोगिता में मेवाड़ महोत्सव संस्थान, पंखेड़ा ग्रुप, विकी डांस ग्रुप सहित गुजराती मोची समाज ने कार्यक्रम में अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी और लोगों का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को नगर परिषद की ओर से सम्मानित भी किया गया। पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद और कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए चूरू पुलिस और संप्रीति संस्थान की ओर से पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक लीग का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के बाद लाइव इन म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय और रैपरिया बालम ने शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दोनों गायकों ने अपनी जादुई आवाज में हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी गानों के साथ साथ बेहतरीन संगीत और रैप के तड़के से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। संगीत का जादू जब परवान चढ़ा तो चूरू एसपी दिगंत आनंद, एएसपी राजेंद्र मीना, महिला सेल एएसपी देवानंद सहित सभी पुलिस अधिकारी और युवा भी अपने आप को नहीं रोक पाए। वेस्टर्न रैप म्यूजिक का जादू ऐसा छाया कि एसपी दिगंत आनंद सहित पुलिस अधिकारी मंच पर पहुंच गए और जमकर ठुमके लगाए। बांका के कारीगरों और शिल्पकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अनोखी पहल की है। विभाग की ओर से पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल मंदार की तराई में बेहद खूबसूरत कला एवं शिल्प गांव का निर्माण कराया गया है। इस गांव के माध्यम से जिले के कारीगरों और शिल्पकारों को अपनी कला दूर देश तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इनके लिए इस गांव में कारीगरों के लिए कार्यशाला, दुकान और अपनी उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए एग्जीबिशन हॉल भी बनाया गया है। इस गांव के निर्माण का उद्देश्य है मंदार में देश के अलग अलग कोने से पर्यटक पहुंचते हैं, जिनके माध्यम से यहां के कारीगरों द्वारा निर्मित सिल्क के कपड़े, साड़ी, तस्सर के कपड़े सहित कई उत्पाद हैं जिनका प्रचार प्रसार आसानी से हो सकेगा। अब तक यहां बनने वाले उत्पाद के लिए कोई निर्धारित मंडी नहीं थी, जिसके चलते उत्पाद बिचौलिए के माध्यम से बिकता था, जो अब इस गाँव के बन जाने से कारीगरों को राहत मिलने की संभावना है। रामनगरी अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहने वाली शोभा यात्रा की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 16 शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जो साकेत कॉलेज से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए दीपोत्सव स्थल तक पहुंचेंगी। इस बार राम जन्मभूमि मॉडल और काशी कॉरिडोर के साथ 2047 में अयोध्या के विकास पर आधारित झांकी के अलावा सामाजिक संदेश के लिए रामायण कालीन दृश्यों की झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियां सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से निकलेंगी, जो नगर भ्रमण करते हुए 1 बजे तक दीपोत्सव स्थल पहुंचेंगी। दीपोत्सव में शोभा यात्रा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, क्योंकि कुशल कलाकार अपनी अपनी कला प्रदर्शन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार शोभा यात्रा में 16 रथ शामिल होंगे, जिसमें 11 रथ सूचना विभाग और 5 रथ पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से तैयार कराया जा रहा है। इस बार 11 खुले ट्रकों पर झांकियां निकाली जाएंगी, जो रामायण कालीन दृश्यों पर आधारित होंगी। दिवाली का त्योहार भगवान श्री रामचंद्र के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है, लेकिन धमतरी जिले की सीमा पर बसा सेमरा गांव की अलग परंपरा है। यहाँ दिवाली 7 दिन पहले ही मना ली जाएगी। इस गांव में ऐसा सालों से होता रहा है। इस अनोखी दिवाली को देखने आसपास के गांव से लोग आते हैं। सेमरा की इस अनोखी परंपरा की एक कहानी है। ग्रामीणों के मुताबिक काफी समय पहले गांव में 2 दोस्त हुआ करते थे,
जिनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। एक बार दोनों दोस्त जंगल घूमने गए, जहां शेर ने उनका शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने दोनों दोस्तों के शव अलग अलग जगह दफनाए, जिसके बाद गांव के जमींदार के सपने में सिदार देवता आए और दोनों दोस्तों के शव को अलग अलग दफनाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही ग्राम देवता ने आदेश दिया कि अब गांव में दिवाली का त्योहार अमावस्या की जगह अष्टमी या नवमी को मनाया जाए और तभी से गांव में दिवाली 7 दिन पहले मनाई जाती है। भारत ने 7वीं बार वुमेन्स एशिया कप का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के आगे श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 65 रन ही बना पाई। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट चटक लिए। जवाब में भारत ने 8 ओवर 3 बॉल में 2 विकेट खोकर 71 रन बनाते हुए टारगेट हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने छक्का जमाकर टीम इंडिया को खिताबी जीत दिलाई। मंधाना 25 गेंद पर 51 रन बनाकर नाबाद रही। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जमाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर 11 रन बनाकर मंधावा के साथ नाबाद रही। टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका से 5वां फाइनल मैच जीता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 फाइनल मैचें खेली जा चुकी हैं। इन सभी में टीम इंडिया ही जीती है। भारतीय टीम लगातार 8वीं बार फाइनल में पहुंची है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। त्योहारों के रंग में